तो हेलो एवरीबॉडी। आज जो चीज़ हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जो जैसे आप सबको पता होगा 2023 सीजीएल पे कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें हम शुभम पाल वर्सेस शुभम पाल ने केस किया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। तो वो मेजरली एसएससी के अगेंस्ट था। बट जैसे जैसे लिटिगेशन आगे बढ़ता गया तो थर्ड पार्टी ने भी इंटरवीन किया था हमारी लिटिगेशन में। एंड वो कब आए कब गए किसी को कुछ नहीं पता चला। क्या रोल होता है एग्जैक्टली थर्ड पार्टी का या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सो कॉल्ड, कि वो कितना एक लिटिगेशन को मतलब कितना इफेक्ट कर पाते, क्या उनका रोल होता है। तो मेजरली हम उस चीज़ पे देखते हैं कि 2023 पे ये लोग किस तरीके से आए थे, किस तरीके से इन्होंने प्रोसेस को अब्यूज़ किया था, फिर किस तरीके से कोर्ट ने इन पे कॉस्ट लगाई थी। तो जैसे शुभम पाल वाला केस हमारा दिसंबर में फाइल हुआ था, तो दे वर कंटिन्यूसली वॉचिंग इट। फेब में हमारे फेवर में जजमेंट भी आ गया था, उसके बाद भी वेट कर रहे थे। फिर जब हमारे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने थे ना 20 मई से, तो उन्होंने 14 मई को एक अपनी हमारी जो ओरिजिनल एलपीए थी, लेटर पेटेंट अपील थी, उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करके ये रिस्पोंडेंट्स की तरह एक्ट हो गए थे। तो इन्होंने कोशिश किया वहीं पे एसएससी के साथ मिलके हमारी पिटीशन को दबा पाएँ, बट वो कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने फिर 24 मई को फिर से एक और फिर इन्होंने क्या किया, एक फ्रेश अपील फाइल करी। तो आप ये जो देख रहे होंगे ना LPA 437, ये फाइल हुई थी 24 मई को और ये विड्रॉ हो गई थी 3 जुलाई को। तो ये डिसमिस एज विड्रॉन हुआ था। उसके बाद इन्होंने फिर से एक और LPA फाइल करी थी। उस LPA पे इनको 25,000 रुपये की कॉस्ट लगी थी। कॉस्ट लगना मतलब कोर्ट में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कॉस्ट लग जाए किसी के ऊपर, तो मतलब या तो उसके काउंसिल ने या कुछ भी मतलब बहुत अब्रप्ट किया है कोर्ट रूम में, या कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है जिस पे कोर्ट को मतलब कोर्ट इतना मजबूर हो गया कि यार तुम्हारे ऊपर तो पेनल्टी लगानी बनती है, ताकि तुम्हारी देखा देखी और लोग उसको अब्यूज़ ना करें। तो सबसे पहले फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। ये इनकी सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर है 8945/2025। 17 फेब को फाइल किया था, बट अभी कुछ अता पता नहीं है कब फाइल होगी, कब लिस्ट होगी। सुनने में आ रहा है इनके डिफेक्ट्स ही क्लियर नहीं हुए। डिफेक्ट्स मतलब पिटीशन जो फाइल होती है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं फाइलिंग में, ड्राफ्टिंग में, उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना होता है। तो अब इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं या जो भी रीज़न है, बट अभी दे हैव नॉट, सुप्रीम कोर्ट में इनकी SLP फाइल हो गई है। फेब में फाइल हुई थी, फेब मार्च अप्रैल लगभग 2 महीने हो गए हैं। 28 दिन का टाइम होता है डिफेक्ट्स क्लियर करने का, बट दे हैव नॉट क्लियर्ड इट। तो मोस्ट लाइकली यही है कि उसी ग्राउंड्स पे शायद इनकी SLP डिसमिस हो भी जाएगी, या ये कोशिश ये देख रहे हैं कि कब हमारी वाली SLP पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से ये अपने डिफेक्ट्स वगैरह क्लियर करेंगे। या हो सकता है पैसे ख़त्म हो गए हो, या हो सकता है जो सेलेक्टेड वाले बच्चे जो लीड कर रहे हो उनकी 24 में जॉब लग गई हो। बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब लेट्स नॉट डिग दैट। बट हाँ ये है कि आप ये चीज़ देख सकते हो कि मतलब सेलेक्टेड होने के बावजूद, जहाँ महीने में आपकी सैलरीज आ रही हैं, है ना, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी आप अपनी नौकरी बचाने के लिए कितने मोटिवेटेड हो ये दिख रहा है। क्योंकि पता है ना वो जिस चीज़ पे फाइट कर रहे हैं उस चीज़ पे ये नहीं जीत सकते, जिस क्वेश्चन के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे हैं। तो वही है प्राइमरी रीज़न कि मतलब अपने मैटर को उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं कराया है। बट ठीक है, एनीवेज जो भी होगा। तो ये 27 मई का ऑर्डर था जस्टिस कोऑर्डिनेट बेंच का था, दिल्ली हाई कोर्ट का, जिस पे जस्टिस रेखा पल्ली एंड जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इनकी अपील में ये जजमेंट दिया था कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमें उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है। बट हाँ ये है कि उन्होंने कहा था कि अब जो हम यहाँ पे डिसीजन देंगे उसमें ये देंगे कि भैया कितने बच्चे इफेक्ट होंगे, उसके हिसाब से कमीशन का क्या स्टांस है, उसके हिसाब से इन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी थी। तो ये 27 मई को ये हो गया था। मतलब ये अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट बेंच से ये फाइंडिंग्स आ गई थी कि प्राइमा फेसी व्यू है कि हम नहीं घुस रहे हैं। मतलब ऑल इनके काउंसिल ने एक शायद आधा पौना घंटा बहस किया था, बट नहीं मिला था इनको वो चीज़। फिर 3 जुलाई को इन्होंने आके अपनी जो अपील थी उसको विड्रॉ कर लिया। तो 3 जुलाई को विड्रॉ कर लिया, तो मतलब ये आगे भी नहीं जा सकते थे। ये इन्होंने विड्रॉ किया था, SSC ने विड्रॉ किया था 3 जुलाई को। तो जब 3 जुलाई को ये आगे नहीं जा सकते थे तो हमने कंटेम्प्ट मूव कर दिया था। अब कंटेम्प्ट, तो जब कंटेम्प्ट से बचने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, कमीशन को और इनको।
बट जो अपील है, मतलब बेसिकली किसी भी अपील का कोई भी, अगर आपको किसी भी सुपीरियर कोर्ट में जाना होता है तो आपको उसके नीचे वाले कोर्ट की फाइंडिंग्स लेनी पड़ती हैं। बिना फाइंडिंग्स लिए आप नहीं जा सकते। अगर आप विड्रॉ करते हो या करते हो, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपने जिस जजमेंट के अगेंस्ट आपने अपनी अपील फाइल करी थी आप उसको मानते हो। तो इनका जो डिसमिस एज विड्रॉन था उसका मतलब ये था कि दे अग्री टू दैट जजमेंट। तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया, फिर इन्होंने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू डिसमिस हुआ। फिर कमीशन ने क्या किया, एक एप्लीकेशन मूव करी थी कि और लिबर्टी की परमिशन ले ली थी, उस लिबर्टी को मिसयूज़ किया रिव्यू फाइल करने के। तो बेसिकली और फिर उस रिव्यू के अगेंस्ट अपनी अपील फाइल करी थी कमीशन ने, जो कि डिसमिस हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि जब एसएससी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये 3 जुलाई के बाद 23 सितंबर को आए, इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी और ये बोला कि भैया उस ऑर्डर में ऐसे ऐसे हमें करेक्शन चाहिए। तो ये था कि मॉडिफिकेशन कर दो। तो कोर्ट ने बोला हमारे पास भी, मतलब सुना, उनको पता है बकवास कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, मेरिटलेस पिटीशन है। तो इन्होंने उसको डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को कि हम कुछ नहीं कर रहे। बट हाँ, ये लिबर्टी दे दी थी कि अगर लॉ के हिसाब से जो भी चीज़ होती है, अगर आपको वो करना है आप करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। पर हाँ ये है कि लॉ के हिसाब से ये जो अब आप चीज़ लेके आ रहे हो वो नहीं है। तो बेसिकली लॉ के हिसाब से रिव्यू भी नहीं होता। तो बेसिकली ये रिव्यू के लिए ही परमिशन लेने गए थे। बट इन्होंने क्या करा, जो इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था जिस पे इनको कॉस्ट लगी, आइडियली अगर ये लिबर्टी एज़ पर लॉ या अगर रिव्यू वगैरह फाइल करते या कुछ भी होते तो शायद कुछ हद तक बचते वो, क्योंकि बट रिव्यू भी नहीं है एज़ पर द लॉ। बट इन लोगों ने क्या किया, मतलब अपनी एप्लीकेशन को 2 बार विड्रॉ करके इन्होंने, भाई साहब जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो ये ब्लंडर किया कि इन्होंने एलपीए फाइल कर दी फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में। तो अब ये हुआ कि भैया एक बार आपने अपील विड्रॉ कर ली, ठीक है, फिर आपने एक मॉडिफिकेशन का ऑर्डर डाला, उसमें भी आपने अपील को विड्रॉ कर लिया, 2 बार अपील को विड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने जब ये अपनी एलपीए फाइल करी थी तो उससे पहले ना एसएससी का कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कि रिगार्डिंग जो रिव्यू और डिसमिस हुआ था, तो उसमें एक एल चंद्र कुमार का इशू कमीशन ने रेज़ नहीं किया था, ऑनरेबल जस्टिस हरिशंकर ने ही रेज़ किया था, क्योंकि उन्होंने सितंबर के लास्ट वीक में एक ऑर्डर पास किया था। उसमें उन्होंने एक केस को रेलीगेट किया था कैट में। तब से एल चंद्र कुमार थोड़ा ज़्यादा मतलब वो हो गया था। तो जस्टिस हरिशंकर वॉज ऑल्सो रेलीगेटिंग अस टू द कैट। बट ये था कि हमारा जैसे जो कैट का जो होता है ना, जो कोऑर्डिनेट बेंच होती है, उसका ज्यूरिसडिक्शन स्टेट हाई कोर्ट के डबल बेंच में होता है। तो जैसे अगर कैट में कोई भी अपील है, अगर उस पर फाइनलिटी लानी है तो उसके स्टेट जो भी हाई कोर्ट है उसका जो कोऑर्डिनेट बेंच है, कोऑर्डिनेट बेंचेस में 2 जजेस बैठते हैं, तो इनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है उस पर। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो हमारी रिट पिटीशन थी जो सिंगल बेंच की थी, वो ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी 27 मई को। तो 27 मई पे क्या हुआ था, जब हमारा अपील डिसाइड हो गई एंड जो कैट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ही इसमें है डबल बेंच में, और एक बार डबल बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया तो कैट उसको एंटरटेन ही नहीं कर सकता था। तो उस ग्राउंड पे हमारी जो रिट थी वो बच गई थी, हम मेंटेनेबल थी, इसलिए हमारी वो जो रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी थी उस पर कोर्ट अग्री कर गया था। और उन्होंने कहा था कि ठीक है आप अपना कमीशन के एलपी डिसमिस करी थी, और हमें कहा था कि ठीक है आप अपना एसएलपी पे देखो। तो इनका ही काउंसिल उस दिन कोर्ट में बैठा हुआ था, तो इनको ये ग्राउंड मिल गया था कि हम भी अब एल चंद्र कुमार उठाएंगे। तो ये इन्होंने फिर जैसी कमीशन की एलपी फाइल हुई थी, इन्होंने भी आसपास 1-2 दिन में फाइल कर दी थी। तो इस बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो फाइनल जजमेंट लिखा गया था वो 9 अक्टूबर को लिखा गया था। आप पहली फाइंडिंग देखो, पहली फाइंडिंग में लिखा है कि दिस अपील अकॉर्डिंग दिस कोर्ट इज़ अ एब्यूज ऑफ प्रोसेस। मतलब आप कितना मतलब जज इरिटेट हो गया होगा, और मतलब कितना वो हो गया होगा कि मतलब ये लाइन लिखी है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस, मतलब दिस इज़ योर थर्ड पार्टी, दिस इज़ योर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, दिस इज़ योर सो कॉल्ड पीपल दैट हु हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम ऑन मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स वाले लड़के हैं जो अपना केस लड़ रहे हैं और ये लिखवा रहे हैं एब्यूज ऑफ प्रोसेस। आप समझो, कॉम्पिटेंसी समझो। ठीक है, आपको ड्रीम्स बेचने वाले, इंटरव्यूज़ बेचने वाले बहुत होंगे। ठीक है, ये किसी से पूछो ना जाके कि ये भैया आपकी जजमेंट में ये क्यों आ गया, आपके में एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस क्यों आया है। तो फिर वही है, बेंच ने ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चे थे देवर नेवर द पार्टी का भी थे ही नहीं थे। वही एल चंद्र कुमार वर्सेस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, रिपीट नहीं करते हैं इसको। तो
4 अक्टूबर में ये था कि जो जस्टिस हरिशंकर ने कहा था इन ऑर्डर डेटेड 4 अक्टूबर दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेट द क्लॉक बैक एंड वी वर कंस्ट्रेंड। तो बेसिकली ये था कि सेट द क्लॉक बैक मतलब जैसे हमने एक रिट अपनी डिसाइड करी थी, एक अपील अपनी डिसाइड करी थी, कमीशन की एलपीए विड्रॉ हुई थी, थर्ड पार्टी की एलपीए विड्रॉ हुई थी, कमीशन का रिव्यू विड्रॉ हुआ था, सब कुछ मतलब हमारे मतलब मान के चलो हाई कोर्ट में लगभग 40-45 हियरिंग्स हो गई थी जिस पे हमारे पास एक कंकरेंट फाइंडिंग्स थी। तो बट ये एलचंद्र कुमार वाला बैरियर जो था वो हमें रेलिगेट कर रहा था कैट में, तो इसलिए वहाँ पे जस्टिस हरिशंकर ने ये नोट किया, कोऑर्डिनेट बेंच ने नोट किया कि दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेट द क्लॉक बैक, मतलब अब कैट में भेजना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज बोथ ऑफ जुडिशरी एंड द अपीलेंट्स। तो उसके बाद ये था कि जो ही वॉज नेवर द पार्टी, वही फिर ये कमीशन वाली बात है। एंड फिर 11th पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी आर अनेबल टू बिलीव दैट द अपीलेंट वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द लर्नेड सिंगल जज। मतलब कोर्ट का स्टांस ये था कि भैया अगर तुम्हें ये सब था एलचंद्र कुमार वगैरह तो तुमने पहले क्यों नहीं रेस किया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब ये है कि फेंस सिटर, मतलब ये कितनी कितनी गंदी ऑब्जर्वेशन है कि हाँ भाई आप बैठ के देख रहे थे क्या हो रहा था, हु वॉज वेटिंग टू सी वॉट वॉज हैपनिंग बिफोर द लर्नेड सिंगल जज एंड बिफोर दिस कोर्ट। तो वही है, मतलब भाई आप उनको नहीं पागल बना सकते ना, मतलब उनकी ज़िंदगी निकल गई है, दे आर जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट्स। आप उनको अगर पागल बनाओगे तो वो फिर आप जैसों को डेली 100 लोगों को देखते हैं ऐसी। तो वही था कि वो बेसिकली कोर्ट का स्टांस ये था कि ये लोग देख रहे थे कैसे कैसे क्या हो रहा है और उसके बाद ये सेम ग्राउंड्स लेकर आ गए। तो वो बहुत सिमिलर था क्योंकि भाई आप 1-2 दिन में ही सिमिलर चीज़ों को लेके आ गए। नाउ सीक्स टू वेंटिलेट हर ओन इंडिविजुअल कॉज। फिर ये 12th पैरा में बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, मिस्टर अंकुर छिब्बर वेरी मतलब उन्होंने ये चीज़ किया, वेरी डिस्क्वाइटिंग फीचर ऑफ दिस केस कि भैया पहले अपील फाइल करी, अपील फाइल करने के बाद उसको विड्रॉ किया, ठीक है, विड्रॉ करने के बाद 3 जुलाई वाला ऑर्डर फिर से विड्रॉ करा, ये क्रक्स लगा दिया था। तो मतलब बेसिकली कोर्ट का ये स्टांस था कि ऐसा नहीं है कि इनको अब पता चला है, इनको बहुत पहले से पता था और ये बहुत पहले से लिटिगेशन करके आ रहे थे, पर इन्होंने ये बात छुपाई क्योंकि इनको जो अपील फाइल करी थी उसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने डाली नहीं थी। फिर 15 पैरा में 23 सितंबर पे जो उनको लिबर्टी दी थी कि इट डिफीट्स कॉम्प्रिहेंशन एज टू हाउ द एलपीए वाज विड्रॉन ट्वाइस विद लिबर्टी टू स्टेक्स एज पर द लॉ। तो वही कि भाई जब 23 सितंबर को आपने एक सीएम एप्लीकेशन फाइल करी और वो भी डिसमिस हो गई थी और उसमें क्लियरली ये लिखा था कि आपको स्टेप्स लेने हैं एज पर द लॉ, आपने फिर से अपील फाइल कर दी। तो पिगी बैकिंग वाला ये स्टांस रखा था कोर्ट ने, इन क्लियर अब्यूज़ ऑफ द लीगल प्रोसेस अपीलेंट्स ये फलाना, मतलब ये 23rd वाला चीज़ जो थी। एंड काउंसिल के हिसाब से द लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट्स अगेन एंटाइटल्स द अपीलेंट्स टू अप्रोच दिस कोर्ट इन एलपीए। तो दिस इज़ नथिंग अदर दैन शेयर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो वही है कि कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट फाइंडिंग्स दी थी एंड एनी मीनिंगफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लिबर्टी, मतलब जो 23 सितंबर को लिबर्टी मिली थी वो उसमें अगर आपको एक्सप्लॉइट भी करना है, कोर्ट को पार्टी को अपना लीगल रेमेडीज एक्सप्लॉइट करना है, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि कोर्ट भी कन्विंस था कि हाँ यार मतलब दे आर लिटरली जस्ट एब्यूजिंग द प्रोसेस। तो ये था कि अपील फाइल नहीं करनी थी, आइडियली अगर आपको करना था तो आप रिव्यू फाइल करते, उसके बाद अपील आते। आप डायरेक्ट ही अपील एक बार फाइल कर रहे हो विड्रॉ कर रहे हो, फाइल कर रहे हो विड्रॉ कर रहे हो, फिर से आप फाइल कर रहे हो विड्रॉ कर रहे हो। तो ये इसी चीज़ को जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द डाइस मस्ट स्टॉप रोलिंग एट सम पॉइंट। फिर वही था कि पहले डिसमिस कर रहे थे बट जब हमारे काउंसिल थे मिस्टर अंकुर छिब्बर, वेरी वेरी proficient, meritorious and very sharp counsel for the Delhi High Court and for the CAT and for the Supreme Court। तो उन्होंने ये चीज़ हमारे जब ये चीज़ को मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारा पिटिशन जो थी वो रेलीगेट हो रही थी कैट में बट ही सेव्ड अस फ्रॉम बीइंग रेलीगेटेड। एंड वो भी एक लॉन्ग स्टोरी है, बताऊंगा अच्छे से, मतलब वी आर वेटिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट का मैटर डिसाइड हो, उसके बाद सारी चीज़ें बताई जाएंगी क्या हुआ कैसे हुआ। फिर लास्ट में ये था कि वी आर फर्दर कंस्ट्रेंट टू डिसमिस दिस एलपीए एज एन एग्जांपल ऑफ ब्लेटेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब पहले तो नॉर्मल डिसमिस कर रहे थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कभार ऑर्डर्स में लास्ट में आता है डिसमिस्ड एज विद नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, बट यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट लगाई थी क्योंकि बदतमीज़ी कर रहे थे ये थर्ड पार्टी वाले।
तो देयरफॉर टू डिसमिस दिस LPA इन लिमाइन विद कॉस्ट क्वान्टिफाइड एट 25,000। ये कोर्ट के अलग अलग वो होते हैं जहाँ पे जो भी फंड्स कलेक्ट होते हैं, जैसे आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में उनको 25,000 रुपये का, एक 25,000 मतलब अमाउंट की सिग्निफिकेंस नहीं होती है बट 25,000 इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, जो कि इनके ऊपर कॉस्ट को बोलते हैं एज अ पेनल्टी जो इन पे इम्पोज हुई। उनको 2 हफ्ते के अंदर फाइल करना था, 9 अक्टूबर का ऑर्डर था, तो इन्होंने जो चेक फाइल किया था वो 18 अक्टूबर को फाइल कर दिया था। तो ये थे आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थर्ड पार्टी, जो भी आपको डरा भी रहे होंगे कि हाँ हम ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे। अरे भैया, आप मेरिट नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। रोना धोना बंद करो। बाकी 2023 में भी आए थे, हमने 2024 में भी किया है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपको अपनी नौकरी बचाने का पूरा राइट है, बट सही गलत कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये एक क्रक्स समरी थी कि थर्ड पार्टी का क्या रोल था, कैसे उसको कोर्ट ने कंसिडर किया, और क्या मतलब क्या सेलेक्टेड ग्राउंड्स का कंपैशनेट ग्राउंड हेल्प करता है किसी भी मेरिट को एडजुडिकेट होने में। तो उसका वही सिंपल रीज़न है कि भैया कोर्ट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी लगी है या नहीं लगी है। सिंपल एंड क्लियर रीज़न है, अगर सही प्रोसेस सही तरीके से आप डिज़र्व करते हो, आप रहो मेरिट लिस्ट में, आप नहीं रहोगे आपको बाहर करेंगे। रिसेंट एग्जांपल वेस्ट बंगाल वाला केस है। कंपैशनेट ग्राउंड में तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ये स्टांस ले सकता था कि नहीं यार 8-9 साल हो गए, ये हो गए, जिनकी गलती नहीं है उनको नहीं है, पर वही है, वो प्रोसीजरल ब्लंडर है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो ये एक क्रक्स समरी थी। बाकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो शेयर करना अपने सिलेक्टेड वालों के साथ, नॉन सेलेक्टेड वालों के साथ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगता है कंटेंट। अगर आपको किसी और चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, 2023 के काफ़ी केस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उस पर बनाओ वीडियो। जानबूझ के नहीं बना रहे यार, उस पर अभी थोड़ा वो क्रिटिकल टाइम चल रहा है हमारी लिटिगेशन का। जैसे ही वो चीज़ें थोड़ा एक डायरेक्शन डिसाइड होगी, अच्छी से उस पर काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, ताकि 24 वाले जो बच्चे केस कर रहे हैं एंड आगे जिसको भी नीड चाहिए किसी भी तरीके की, तो उस पर जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने 1-1.5 साल में सीखा है वो हम आप सबसे शेयर कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच जो लास्ट तक देखा है वीडियो। एंड लास्ट में ये है कि जैसे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो इन्होंने अपील भी फाइल करी है, बट वही है, ये अभी पेंडिंग है। पता नहीं शायद डिफेक्ट्स क्लियर करेंगे कि भी नहीं करेंगे, इसका भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स आए थे 24 फरवरी को आए थे, अभी तक डिफेक्ट्स इनके क्लियर नहीं हुए। तो वैसे जनरली 28 दिन की विंडो होती है डिफेक्ट्स को क्लियर करने का, जिस भी दिन नोटिफाई होते हैं। तो बट इन्होंने अभी क्लियर नहीं किए हैं, तो मोस्ट लाइकली शायद प्रॉब्ली दे आर ईदर विड्रॉइंग इट, या वो ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। बट ठीक है, मतलब कुल मिला के क्रक्स समरी ये है कि थर्ड पार्टी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता अगर आपकी मेरिट स्ट्रॉन्ग है, बस। तो थैंक यू सो मच।